चलो ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अपने क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री के इस सेक्शन में मुख्य रूप से आज 1857 की क्रांति देखेंगे, द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 की क्रांति, ठीक है। इसमें हम लोग आज देखते हैं कि किस प्रकार से एक क्रांति का कारण था। पहले हम लोग इसके कारण पे चर्चा करेंगे, ठीक। 1857 की क्रांति के कारण पे चर्चा किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए, कहा जाता है कि आधुनिक भारत के इतिहास में दो तीन प्रकार से जो धाराएं चली, जो मैं क्या आपको प्रॉपर क्लास में बता चुका हूं, उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण था विरोध का, प्रतिक्रिया का एक धारा, प्रतिक्रिया। इसी प्रतिक्रिया के श्रृंखला में सबसे पहले हम लोग जनजातीय विद्रोह पढ़े, ठीक है। जनजातीय विद्रोह के बाद हम लोग क्या देखे, उसके बाद हम लोग देखे जनजाति, जनजाति के बाद किसान, ठीक है। किसान आंदोलन भी देख लिए हम लोग कि किस प्रकार से विद्रोह हुआ था। दो विद्रोह के बाद तीसरा जो महत्वपूर्ण विद्रोह हम लोग देखेंगे, ये प्रतिक्रिया की एक धारा है मॉडर्न हिस्ट्री में, जो अंग्रेज विरोधी धारा है, जो अंग्रेजों के नीतियों और उसके कार्यविधियों के अगेंस्ट हुई थी, उसके कार्यविधियों के विरुद्ध हुआ था, ठीक है। अब हम देखेंगे 1857 की क्रांति, ठीक है। ये विद्रोह की श्रृंखला की अंतिम कड़ी है। यही रीजन है कि कहा जाता है कि 1857 की जो क्रांति थी वो भारत में हुए विभिन्न जातीय जनजातीय विद्रोहों का, किसान विद्रोहों का अंतिम कड़ी के रूप में एक परिणति था। क्या था? लास्ट बिंदु था, अंतिम बिंदु था। इस रूप में भी इसको कुछ इतिहासकार इसके स्वरूप का जब चर्चा करते हैं तो यहां पर करते हैं, ठीक है। तो ये था, ये है आपका विद्रोह का एक धारा, ठीक। तुमको कैसे लगाते हो यार, आगे नहीं बढ़ता है। अब हम इसके तीन पहलू होगा जो कि आपको पहले दिखा दें, उसके बाद से तुम लोग बेवकूफ की तरह लगाते हो। 1857 की क्रांति, की क्रांति, इसके कितने पहलू से क्वेश्चन बनते हैं, हम इसको एक फॉर्मेटिंग के रूप में आपको पहले दे दें, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि कितने पहलू पे इसके क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको जानना जरूरी है। सबसे पहला जो बिंदु है वो किसी भी पहलू को लिखने से पहले एक सिंपल सा है, आप उसका क्या देख लीजिए, आप उसका पृष्ठभूमि, व्हाट इज द बैकग्राउंड, बैकग्राउंड क्या है उसको आप देखिए, ठीक है। उसके बाद से पृष्ठभूमि के बाद आप इसका कारण, एक नेक्स्ट पहलू है जहां से सवाल बहुत से आते हैं। पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि के बाद कारण, कारण के बाद आपको जो देखना चाहिए वो होगा स्वरूप। व्हाट इज द नेचर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। आप सभी लोगों को भी गुड इवनिंग, ठीक है। स्वरूप के बाद हम देखेंगे क्या, इसका असफलता के कारण, असफलता के कारण, ठीक है। काजेज फॉर फेल्योरिटी ऑफ 1857, जो 1857 की असफलता के कारण थे, हम उस पर अब चर्चा करेंगे। नेक्स्ट बिंदु हमारा होगा इसका प्रभाव, ठीक है। इसका प्रभाव किसका? 1857 का, ठीक है। प्रभाव भी देखा जाएगा।
तो इतना इसका एक फॉर्मेटिंग है। इस बिंदु के ही अंतर्गत मुख्य रूप से 1857 को पढ़ना चाहिए। पृष्ठभूमि, कारण, असफलता के कारण, प्रभाव, या कभी कभी इसको परिणाम भी लिख देता है, परिणाम। प्रभाव के अलावा परिणाम भी रहता है, ठीक है। तो इसको भी देखना। देखिए अब ये आपका क्लियर हो गया कि आपको 1857 में क्या क्या चीज़ें देखना है, क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, ठीक है। बहुत से बच्चे जब पढ़ने शुरू करते हैं तो कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, स्टार्टिंग एक्सेट्रा, ये सब उनको नहीं समझ में आती है। तो सबसे पहले क्या क्या देखना है? पृष्ठभूमि, कारण, नेचर, स्वरूप, असफलता के कारण और प्रभाव या परिणाम, ठीक। अब हम आते हैं इस पे, किस पे? इसके पृष्ठभूमि पर। तो हम देखेंगे कारण। हम देखेंगे क्या? कारण। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा क्लास जो है, जो लोग देख रहे हैं बाद में देखेंगे, बीपीएससी का भी एक बैच लॉन्च कर दिया हूं मैं, और वो 3 दिन के अंदर बहुत जल्दी शुरू होने जा रहा है। जिनको अगर क्लास करना है या किसी भी प्रकार से जुड़ना है तो इस नंबर पर संपर्क करें। (7503571785) इस नंबर पे कोई भी स्टूडेंट जो जुड़ना चाह रहा है। बीपीएससी का बैच एक टारगेट बैच के नाम से शुरू किया गया है, ठीक है। एक टारगेटेड बैच है जो अक्टूबर में ही शुरू हो जाएगा और 15 दिसंबर तक समाप्त हो जाएगा। और इसमें हम लोगों का कोशिश होगा कि 110 नंबर आपको दे दिया जाए, 110 क्वेश्चन करा दिया जाए और पीटी आपका श्योर हो जाए। एक स्मार्ट स्टडी यहाँ पर चलेगी। 6 महीने वाला कोई पैकेज यहाँ पर नहीं है। जिनको भी क्लास करना हो या जुड़ना हो तो इस नंबर से कांटेक्ट करके जुड़ सकते हैं। किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो, और सबसे बड़ी बात है कि आप इसके लिए आपको अलग से टेस्ट सीरीज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं क्लास में ही लगभग 1000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराऊंगा चैप्टर वाइज, ठीक। तो इस प्रकार से आप लोग इसको, जिसको चाहिए वो जुड़ सकता है, ठीक है। अब आते हैं हम इसके कारण पे। तो इसका कारण क्या था, ठीक है। इसका कारण क्या था? सबसे पहले भूमिका देखते हैं। तो कहा जाता है कि यद्यपि ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने, जो ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं, 1857 के विद्रोह को सैनिक असंतोष के रूप में मुख्य रूप से प्रस्तुत किया है, और कारतूस वाली जो घटनाक्रम था उससे इसको जोड़कर इस मुद्दे को एक ब्रिटिश असंतोष के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, ठीक है। लेकिन ये जो 1857 की क्रांति का कारतूस वाला मामला है, वो ये केवल तत्कालिक घटनाक्रम है, ये मुख्य कारण नहीं है। क्या है ये ओनली इमीडिएट इंसिडेंट है, एक घटनाक्रम है, ठीक है। उसके अलावा ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये वो घटनाक्रम है जो 1857 के क्रांति के चिंगारी को एकाएक भड़का दिया था, ठीक है। और 1857 की क्रांति का जो ये समय है उसको एक महत्वपूर्ण बना दिया। जबकि 1857 के क्रांति के कारण को विचार किया जाए, कारण पर दृष्टिपात किया जाए, तो हम देखते हैं कि ये 1857 की क्रांति ब्रिटिश सरकार के नीतियों, उसके साम्राज्यवादी गतिविधियों, प्रशासनिक संरचनाओं में ही समाहित था। 1857 की जो क्रांति था वो ब्रिटिश सरकार की नीतियों और उसके साम्राज्यवादी तथा औपनिवेशिक संरचनाओं में ही जुड़कर पड़ा हुआ था, उसी से संबंधित था। तो ये इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, जो अमूमन आपको किताब में बहुत प्रकार से मिलता है, लेकिन जो मैं आपको थोड़ा सा आज भूमिका दिया हूँ हट कर है। तो यही है कि ब्रिटिश, फिर से सुन लीजिए, ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह को सैनिक असंतोष तथा चर्बी वाले मुद्दे से जोड़कर देखा है, ठीक है।
जो इस घटना को तत्कालिक कारण के रूप में प्रस्तुत करते हैं और इस घटना को एक महत्वपूर्ण समय के हिसाब से एक महत्वपूर्ण उसको मुद्दा बना दिया था। लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो 1857 की क्रांति के लिए ब्रिटिश साम्राज्य की साम्राज्यवादी नीतियां, उसकी संरचना, उसके प्रशासनिक गतिविधियां जिम्मेवार हैं और उसी में 1857 की क्रांति का जड़ छुपा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका एक भूमिका। तो पहले हम किस बिंदु पर बात किए? भूमिका पर बात किए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके क्या क्या कारण था। ठीक है, इसके कारण क्या क्या थे। तो कहा जाता है कि 1857 की जो क्रांति था वो असंतोष की श्रृंखलाओं का अंतिम कड़ी था। असंतोष की श्रृंखलाओं का अंतिम कड़ी था। अगर इसको मैं ये कहूं कि 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति, ठीक है, मुख्य रूप से जो है वो असंतोष एवं प्रतिक्रिया का परिणाम है। प्रतिक्रिया का परिणाम है। कैसे? तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि कई स्तर पे आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, ठीक है, स्तर पर यहां पर असंतोष था और उनके शोषणवादी नीतियों के कारण एक प्रतिक्रिया का धारा चल पड़ी थी। इस दोनों का अंतिम परिणति, अंतिम बदलाव जो हुआ वो 1857, द रिवोल्ट ऑफ 1857 में हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग इसको समझिएगा। सबसे पहला मेरा हेडिंग है, अब देखिए आप लोगों से बहुत से लोग देखेंगे जब क्लास तो कहेंगे कि यहाँ तो हम ट्रेडिशनल किताब में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक पढ़े हैं, जो सर यहाँ पर लिखे ही नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये कोई मुद्दा ही नहीं है। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जो ट्रेडिशनल 5वां 6वां क्लास में आप लोग पढ़ते थे उससे ऊपर उठिए और ये सीधा का सीधा जो क्लास है वो यूपीएससी और जेपीएससी, बीपीएससी के लिए है। तो थोड़ा हटकर और एक स्तरीय स्तर पर अपनी प्रस्तुति को दीजिए, वो मैं दे रहा हूँ। ये किसी किताब में, किसी नोट्स में नहीं मिलेगा, चाहे आप घूमते रह जाइए। ठीक है, और यही नंबर है, यही मेरा नोट्स है जिसको लिखकर बच्चे 75% तक हमारे साथ उठाए हैं नंबर, और मैं खुद भी बहुत अच्छा नंबर उठाया हूँ इस हिस्ट्री के अपने नोट्स से। तो इसमें आप लोग विश्वास भी करिएगा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट बात है। अब आते हैं कि साम्राज्यवादी नीति व हड़प की नीति। पहला बिंदु है, क्या है? साम्राज्यवादी नीति व हड़प की नीति। तो कहा जाता है कि कंपनी की जो साम्राज्यवादी प्रसार की नीति थी, साम्राज्यवादी प्रसार की नीति थी, जिसके कारण से पुराने राजा और नवाब के राज्य को क्या कर दिया गया? हड़प लिया गया, या पुराने राजा और नवाबों के राज्य अपने आप में बर्बाद हो गए, उसको खो दिए। ये उसके साम्राज्यवादी नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा था। लेकिन विरोधाभास यह है कि जब प्रारंभिक अवस्था में भारत में ब्रिटिश पावर का एक्सपेंशन हो रहा था, विस्तार हो रहा था, तो मामला ये हुआ था कि इन लोगों के द्वारा ही अंग्रेजों के यहाँ जड़ जमाने में मदद किया गया था, भारतीय राजाओं, भारतीय नवाबों के द्वारा। लेकिन साम्राज्यवादी शासन का एक ऊंट वाला नेचर होता है, वो किस करवट बैठेगा, कब बदल देगा, ये कोई नहीं जानता है। जिन लोगों ने इसको जमने में और ब्रिटिश पावर के एक्सपेंशन में अपनी भूमिका निभाई थी, उन्हीं लोगों के विरुद्ध ये जाकर उनके राज्य को हड़पना और उनके राज्य को पर आधिपत्य स्थापित करना शुरू कर दिया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब उसका परिणाम यह हुआ कि जो भारतीय राजा महाराजा थे वो जो है अपने राज्य को खो दिए। उनके अंदर एक बहुत बड़ा असंतोष था। कुछ लोग खो दिए, कुछ लोगों को क्या था कि पेंशन वगैरह दिया जा रहा था, पेंशनर बना दिया गया, जैसे नाना साहब को या फिर बहादुर शाह जफर को। तो ये लोग भी, इन लोगों का जो पेंशन था थोड़ा बहुत जो मिल रहा था अकॉर्डिंग टू कंडीशन, वो भी अंततः क्या हुआ,
बंद हो गया, एक चीज। दूसरी चीज हुआ कि जब ये लोग अपने राज्य को खो दिए तो उसके साथ साथ उनके जो ब्यूरोक्रेट्स थे, जो पदाधिकारी थे, उन लोगों का भी नौकरी चला गया। इसके साथ ही साथ उनके यहाँ जो अधिकारी थे, जो सैनिक थे, वो बेरोजगार हो गए। ठीक है, और जो कुलीन तत्व थे, जो ये बेरोजगार तत्व थे, उनके अंदर भी एक बहुत बड़े स्तर पर क्षोभ व्याप्त हो गया। ठीक है, और जब क्षोभ व्याप्त हो गया तो असंतोष का एक अलग तरीका से प्रस्फुटन होना शुरू हो गया। रहा सहा कसर था ये घटनाक्रम के बाद तो आया डलहौजी का हड़प की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत डलहौजी के द्वारा विभिन्न राज्यों को हड़प लिया गया और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट राज्य थे जो कि विरोध एवं प्रतिक्रिया के लिए अपने राज्य को हड़पे जाने के कारण तीव्र गति से आगे बढ़े और एक क्रांति के प्रस्फुटन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, जैसे झांसी। ठीक है, और वहां पर क्या था कि गोद लेना निषेध कर दिया गया था। इस नियम में क्या हुआ था कि ये था कि अगर किसी का लीगल पुत्र है वही उत्तराधिकारी बनेगा, अगर लीगल पुत्र अपना नहीं है, अपना बायोलॉजिकल पुत्र नहीं है, तो वो आपका उत्तराधिकारी नहीं बन पाएगा। ऐसी स्थिति में मामला ये हुआ, जबकि हमारे यहाँ परंपरा थी कि अगर किसी का बायोलॉजिकल पुत्र नहीं है तो अपने राज परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए किसी को गोद लेकर वो राजा घोषित करके अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता था कि ये मेरा नेक्स्ट उत्तराधिकारी है। ठीक है, तो इस परंपरा पर यहाँ पर रोक लगा दिया गया। अब इसका परिणाम यह हुआ कि इसके आगोश में भी कई राज्य शामिल हो गए। ठीक है, इसके आगो, जैसे इसमें झांसी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो हड़प नीति के तहत अंतिम उद्देश्य यही था कि विभिन्न राज्यों को, जिसमें सतारा, बघाट, ठीक है, नागपुर, झांसी, जैतपुर, संभल इत्यादि राज्य इसमें शामिल हो गए। एक इसका फार्मूला है याद करने का, SJSB, सतारा, जैतपुर, संभल, बघाट, फिर झांसी, नागपुर, ठीक है, जैतपुर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत से राज्य हैं। लेकिन कभी कभी आपसे क्रम भी पूछ लेता है, सतारा, जैतपुर, संभल, बघाट। ठीक है, तो इस प्रकार से ये यहाँ पर घटनाक्रम हुआ। इसके चलते बड़े स्तर पर विरोध हुआ और लोगों के अंदर, न केवल आम जनता के अंदर बल्कि राजा महाराजाओं के अंदर भी क्षोभ व्याप्त हो गया। एक असंतोष की प्रक्रिया उनके अंदर शुरू हो गई जो विरोध के रूप में आगे बढ़ने शुरू हो गई। अब ये लोग एक अवसर की तलाश में थे, एक मौके की ताक में थे कि कब हमें मौका मिले कि हम ब्रिटिश साम्राज्य को यहाँ से खदेड़ कर भगा दें। कहा जाता है कि ये असंतोष की ही श्रृंखला इसीलिए है, हर लेवल पर, आपको क्रांति के स्तर पर भी मैं जोड़ दूंगा, यहाँ भी आपको दिखाया जा सकता है। ठीक, तो ये था इनका एक महत्वपूर्ण साम्राज्यवादी नीति और हड़प की नीति। साम्राज्यवादी नीति के तहत क्या किए थे, यहाँ के राजा महाराजाओं को समाप्त कर दिए थे। उनके दरबार में राजा महाराजाओं से जुड़े हुए जो सैनिक थे, जो पदाधिकारी थे, जो अन्य कार्मिक वर्ग थे, वो भी बेरोजगार हो गए थे। तो लिहाजा बेरोजगारी बढ़ी, बेरोजगारी के साथ साथ असंतोष बढ़ा, क्योंकि उनका पद चला गया, उनके आय के साधन समाप्त हो गए। फिर हड़प की नीति के माध्यम से इन लोगों के द्वारा क्या कर लिया गया, कई राज्यों को सीधे का सीधे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी एक हड़प की नीति की। दूसरा, शासन की प्रवृत्ति का विदेशी होना। शासन के प्रवृत्ति का विदेशी होना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारत में अनेक वर्षों तक शासन विदेशियों का रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि अंग्रेज पहली बार आए और भारत में यही पहला विदेशी थे, ऐसा नहीं थे। भारत में तो आर्यों तक को विदेशी माना गया है। लेकिन जो इनका साक्ष्य मिलता है कि हूण, कुषाण, ठीक है, ये लोग भारत में आए, तो जो लोग भारत में आए वो भारतीय संस्कृति को अपनाए, भारतीय कल्चर को अपनाए, भारतीय जनता को अपनी प्रजा की तरह इस्तेमाल किए, अपने प्रजा की तरह उसके साथ भावनाएं रखे और भारतीय बनकर हो गए। मुगल भी, मुगल में भी बाबर को हटा दीजिए तो हुमायूं और अकबर तो टोटली भारतीय बन गया था, वो भारतीय ही शासक है। ये अलग बात है कि कुछ लोग डिबेट करके उसको विदेशी घोषित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है।
तो भारतीय संस्कृति को, भारतीय प्रजा को, भारत के रीति रिवाज को, धर्मों को जो लोग एक्सेप्ट कर लिए वो भारतीय बनकर रह गए। लेकिन यहाँ पर एक अलग रहा, यहाँ पर शोषण की जो प्रवृत्ति थी, शासन करने की जो प्रवृत्ति थी, वो पूरी तरह से अपने प्रवृत्ति में, अपने नेचर में विदेशी ही रही। इसका परिणाम क्या निकला? इसका परिणाम ये हुआ कि भारतीय लोग अंग्रेज से अपने आप को नहीं जोड़ पाए, जबकि इसके पहले के जो विदेशी आते थे उसके साथ भारतीय लोग अपने आप को जोड़ लेते थे। ये मानते थे मेरा राजा है। भाई कुषाण वगैरह का तो बहुत माना, इवन कि अकबर को भी बड़े स्तर पर लोगों के द्वारा अपना राजा मान लिया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये शासन की प्रवृत्ति का विदेशी होना भी इम्पोर्टेंट था, जिससे ये जनमानस पर अपने प्रभाव नहीं डाल पाए। इसका परिणाम क्या हुआ कि जो कुछ अच्छा भी करते थे, तो उसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता था भारतीय जनता पर। जिससे मान लीजिए सोशल रिफॉर्म, स्वाभाविक बात है, सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ठगी प्रथा, स्लेवरी, कई ऐसे कानून लेकर आए इन लोगों के द्वारा। रेलवे का विकास किया गया, टेलीग्राम का विकास किया गया, तो कई ऐसे प्रोग्राम लेकर आए जो कि वेलफेयर पर आधारित था, अच्छा था जनता के लिए भी। ठीक है, इट इज गुड फॉर बोथ साइड, दोनों पक्ष के लिए अच्छा था। लेकिन शासन की प्रवृत्ति विदेशी थी, लोग उससे अपने आप को जोड़ ही नहीं पाते थे। अपने आप को नहीं जोड़ पाने की वजह से क्या हुआ, ये जो भी किए हमारे अंदर एक असंतोष पनप रहा था। भाई यही है ना कि एक पक्ष किसी को दो जोड़ने का बहुत प्रयास करता है। फ्रेंडशिप में ही ले लीजिए, तो जब तक दूसरा आपके साथ आत्मसात नहीं करेगा तो मामला बहुत लंबा तक नहीं चलता है। कहीं न कहीं छोटी छोटी मुद्दों पर भी असंतोष होगा, झगड़ा लड़ाई होगा, जैसा कि आप देखते हैं कल्चर ही है आज के समय में। ठीक है, तो ये भी मुद्दा इम्पोर्टेंट था, शासन की प्रवृत्ति का विदेशी होना, जिससे जनमानस अपने आप को अंग्रेजों के साथ नहीं जोड़ पाया था। ठीक है, कंपनी का जो शासन हो, और उसमें कुछ ऐसी डिस्क्रिमिनेटरी वर्क भी था, जिससे भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, न्यायिक व्यवस्था, पुलिस प्रशासन, सिविल प्रशासन। अब यहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेटरी वर्क था कि क्योंकि अब सिविल में क्या था कि बड़ा पद पर भारतीयों को नहीं नियुक्त करना है, सेना में क्या था सूबेदार से ऊपर नियुक्त नहीं करना है। तो ये लोग, और भारतीय लोगों को हाफ निग्रो हाफ गोरिल्ला कहकर आप इंसल्ट भी करते थे। तो कैसे कोई अपने आप को जोड़ पाए? तो जब नहीं जुड़ेगा तो क्या होगा, हमेशा ताक में रहेगा कि कब इसको छुरा मार दूं, कब इसको मिल जाए गांधी विहार पुल के बाहर और इसको छुरा मार दूं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी और ये बहुत बड़ा रीजन था, और इस बिंदु के साथ आपको किताब में नहीं मिलेगा, इसलिए इस नोट्स को बहुत विशेष ध्यान से देखिएगा कि शासन की प्रवृत्ति का विदेशी होना। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट बातें थी। ठीक, फिर तीसरा जो पहलू है वो है ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था एवं कृषि का व्यवसायीकरण। ये तो शोषण का चरम है, इसको तो मैं मानता हूं कि हर समस्याओं का जड़ है मॉडर्न हिस्ट्री में। यहाँ से शोषण शुरुआत हुई और यहीं पर आकर खत्म हुई। पहले के भी राजा महाराजा थे, लेकिन ऐसा नहीं था। अब देखिए ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था कैसे भारतीय किसानों को उद्वेलित किया आंदोलन में आगे बढ़ने के लिए, इसको देखिए। तो मैं कितने बार क्लास में बताया हूं प्रॉपर, इसीलिए मैं पहले भी क्लास ले भी चुका हूं इसी का। तो मामला ये था कि ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था के तहत ये लोग लैंड रेवेन्यू सिस्टम लेकर आए। ठीक है, LRS, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, भू राजस्व व्यवस्था। अब इसमें तीन व्यवस्था किए, एक तो किए परमानेंट सेटलमेंट, एक किए रैयतवाड़ी सेटलमेंट, ठीक है, और तीसरा किए महलवाड़ी सेटलमेंट। इस तीनों सेटलमेंट में जो परमानेंट सेटलमेंट था वो सबसे पहले बंगाल, बिहार, उड़ीसा, नॉर्थ इंडिया के पार्ट में और पूर्वी भारत में और गाजीपुर, बनारस लेते हुए किया गया था। ठीक है, पांडेपुर, पहाड़ियाँ सब इसमें आता है। तो ये इसमें किया गया। अब इसमें जो शोषण का तत्व था वो पहला तत्व ये था कि जो भी, पहला बात तो ये गलती की है लोग कि इस परमानेंट सेटलमेंट के तहत जमीन का मालिकाना हक जमींदारों को दे दिया गया। जो परंपरागत किसानों का हक था वो चला गया। असंतोष तो किसानों में यहीं से था कि भाई किसान तो पीढ़ी दर पीढ़ी से हमारे बाप दादा से चला आ रहा था, आज एकाएक मालिक दूसरा हो गया।
एक चीज। दूसरा चीज कि 89% जो है टैक्स लगा दिया गया। 89% टैक्स, समझ रहे हैं कितना होता है। अब इस टैक्स से कभी कोई उबर ही नहीं पाएगा। अगर आज भी अगर आप 100 रुपया कमा रहे हैं, 90 रुपया 89 रुपीज़ जो है गवर्नमेंट ले ले, तो 11 रुपया में क्या खाइएगा और क्या बचाइएगा। तो ये बहुत बड़ा शोषण का कारण था। उसी प्रकार से आरएस में था, रैयतवाड़ी में, बहालवाड़ी में। एवरेज निकालिएगा तो यहाँ भी 85 से 90% बैठता है। और ये भी इतना कड़ाई के साथ इसका कलेक्शन किया जाता था लैंड रेवेन्यू का, कि सरकार, जमींदार के साथ साथ किसान भी परेशान थे। और वो गरीबी के एक दूसरे दुष्चक्र साहूकारी में फंसना शुरू हो गए। इसके चलते किसमें? साहूकारी में, अनऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम में। ठीक है। अब यहाँ से इन लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा क्षोभ था भारतीय ग्रामीण किसान समुदाय में। ठीक। दूसरा क्या था इसमें? भू राजस्व व्यवस्था में कृषि का व्यवसायीकरण एवं स्मॉल इंडस्ट्री का विनाश। ठीक है। अब रहा सहा कसर था इन लोगों के द्वारा, वो क्या कर दिया गया कि कृषि का व्यवसायीकरण कर दिया गया। परंपरागत खाद्यान्न उद्योग के क्षेत्रों को घटाकर कैश क्रॉप को उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक माहौल बनाया गया और उनको कंपल्सन कर दिया गया। जैसे नील आंदोलन हुआ, तो नील आंदोलन जो है तीन कठिया व्यवस्था का बाई प्रोडक्ट था चंपारण में। उसी प्रकार से 1890 में भी नील आंदोलन हुआ था बंगाल में। तो कृषि के व्यवसायीकरण हो जाने से जो था किसानों की जो स्थिति थी और खराब हो गई, क्योंकि लो प्रोडक्टिविटी था, उनके पास सेविंग सरप्लस होता नहीं था, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर का था ही नहीं ताकि वैज्ञानिक ढंग से ज़्यादा उत्पादन किया जा सके। ऐसा कुछ मामला बन नहीं रहा था। दूसरी तरफ जो मामला बन रहा था वो ये था कि अब कृषि के व्यवसायीकरण होने से जो अकाल, सूखा, जो प्राकृतिक आपदाएं थी उसकी बारंबारता बढ़ गई, उसकी मारक क्षमता बढ़ गई और किसान जो है क्या हो गए और ज़्यादा परेशान हो गए। ठीक है। तो इस प्रकार से वही हाल था स्मॉल इंडस्ट्री का। यहाँ पर जो कुटीर उद्योग था, कुटीर उद्योग बर्बाद हो गया, जबकि भारत में आत्मनिर्भर समाज था वो कुटीर उद्योग के माध्यम से अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। अब ये जब बर्बाद हो गया तो जो थोड़ा बहुत कारीगर थे जो कुटीर उद्योग में लगे हुए थे वो मजबूर हो गए, या तो किसान बने या श्रमिक बने। तो हर तरह से भारतीयों के अंदर, भारतीय समाज में ब्रिटिशों के प्रति एक असंतोष व्याप्त था, जिसमें ब्रिटिश आर्थिक नीतियां, भू राजस्व व्यवस्था, कृषि का व्यवसायीकरण और लघु एवं कुटीर उद्योगों का विनाश इस बहुत इम्पोर्टेंट भाग थी। ठीक है। ये इम्पोर्टेंट मैटर यहाँ पर था। तो ये भी एक कारण था। ठीक। अब आइए, आप लोग इसको लिख लिए होंगे तो ठीक है। ठीक है। अब आते हैं हम ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था के बाद, यानी कि आर्थिक नीति हो गया। अब सेवा में नस्लीय भेदभाव, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा था। भारतीय जनता के सामने जो सबसे बड़ा इशू था वो था सेवा में भेदभाव होना। क्यों? इसे देखिए, एक ही पद पर अगर एक भारतीय काम कर रहा हो और एक अंग्रेज काम कर रहा है तो दोनों के जो सुविधाएं मिलती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, दोनों के सुविधाओं में भी बहुत बड़ा अंतर हुआ करता था। अब इतना से ही समझ जाइए कि भेदभाव हो। यह कि एक अंग्रेज जज हो और एक भारतीय जज हो, दोनों सेम प्रोटोकॉल धारण करते हो, सेम पद पर हो, लेकिन अंग्रेज जो भारतीय जज है वो ब्रिटिश नागरिक का केस सुनवाई नहीं कर सकता था। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बातें थी। तो एक सिंपल सी मैं बात आपको बता रहा हूं। और उसमें क्या क्या था? सेना के क्षेत्र में सूबेदार से ऊपर का पद प्रोहिबिटेड था, वो वहां पर उसके ऊपर नहीं पा सकते थे। सूबेदार का पद जो था वो सबसे टॉप रैंक हुआ करता था।
एक बड़ा मर्द फिल्म आप लोग देखे होंगे अमिताभ का, जो लोग नहीं देखे होंगे आज जाकर देख लीजिएगा। उसमें लिखा है कुत्ता भारतीय वर्जित हैं इस क्लब में आने के या कहीं भी सरकारी। तो किस प्रकार से आप बढ़िया फर्स्ट क्लास के रेस्टोरेंट में खाना नहीं खा सकते अंग्रेजों के साथ बैठकर, आप जो है बढ़िया ट्रेन में फर्स्ट एसी में चल नहीं सकते। और महात्मा गांधी जी के साथ क्या हुआ था ये आप जान भी लीजिए कि उसी भेदभाव परक नीतियों का ही परिणाम था। तो किस प्रकार से समाज में भेदभाव था, उसी प्रकार से सरकारी मिशनरीज में भेदभाव था कि सेना का पद सूबेदार से ऊपर जो था वो अंग्रेजों के लिए रिजर्व था। सिविल के क्षेत्र में सदर ए अमीन का पद होता था जो सबसे टॉप पोस्ट होता था सिविल में, ठीक है। सदर ए अमीन, ठीक है, सदर ए अमीन का पद सबसे बड़ा पद होता था, इससे ऊपर नहीं। और कुछ लोग आईसीएस भी बने आगे चलकर 1857 के बाद, जैसे सत्येंद्रनाथ टैगोर वगैरह। तो इन लोगों को भी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इन लोगों के साथ भी भेदभाव होता था। समझ लीजिएगा कि ये लोग कहीं ना कहीं ऐसा कंडीशन आ गया कि नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर हो गए थे। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर आपको एक भेदभाव दिखाई देगा। उसके बाद रेलवे कोच, रेस्टोरेंट, न्याय व्यवस्था, ठीक है, पुलिस प्रशासन इत्यादि में भी हमें भेदभाव दिखाई देता है। और भाई सब कुछ कर लीजिए लेकिन किसी के साथ भेदभाव मत करिए, क्योंकि वो सीधे दिल पर लगता है। एक ही डिब्बा में दो लोग बैठे हैं और एक को किसी स्टेशन पर आप उतार दीजिए कि तुम भारतीय हो, ब्लैक हो और तुम्हारे साथ तुमको ये सब फैसिलिटी उपलब्ध नहीं कराई जाएगी, तो कैसा लगेगा। तो इस प्रकार से जाकर यहाँ पर एक महत्वपूर्ण मुद्दा सामने आया, ठीक है। तो ये था सेवा में नस्लीय भेदभाव होना, ठीक, ये इंपॉर्टेंट बात थी। ये समझ में आया आप लोगों को? जिनको नहीं समझ में आया फिर से समझ लें कि एक कॉन्सेप्ट में कैसे है। और हमारे क्लास को रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग रटिए मत, क्योंकि मैं भी रट कर नहीं पढ़ाता हूँ। एकदम चीज़ों की क्रक्स को बस निकालिए और काम करिए और जीवन में आगे बढ़िए, ठीक है। अब आते हैं सामाजिक सांस्कृतिक हस्तक्षेप। रहा सहा जो कसर था वो सामाजिक सांस्कृतिक हस्तक्षेप था और इसने पूरा कर दिया। कहे ना कि शासन के प्रवृत्ति का विदेशी होना ये बहुत बड़ा भारतीयों के अंदर असंतोष का कारण था, क्योंकि दोनों लोग एक दूसरे को जोड़ नहीं पाए थे। वो अपने औपनिवेशिक हाव भाव से शासन करते थे, औपनिवेशिक मोनोपोली के अंतर्गत शासन करते थे, क्योंकि ये हमें गुलाम समझते थे। आई एम द गुलाम कंट्री, हम क्या हैं, गुलाम कंट्री हैं, इस प्रकार से हमको समझते थे। जबकि भारत में जो राजत्व का सिद्धांत है, प्रजा को अपना पुत्र के समान माना गया है और जो राजा होता था वो पितृतुल्य राजत्व का अनुसरण करता था, ठीक। और इसका उदाहरण भी आपको एंशिएंट काल में दिखाई देगा, अशोक वगैरह के राजत्व सिद्धांत में, गुप्त में, ये हर जगह। इवन कि आपको मध्यकाल में भी कहीं न कहीं एक दिखाई देगा कि जो अपने जनता के प्रति शासक सुल्तान थोड़ा चिंतित दिखाई देता है। अकबर के काल में और दिखाई देगा, जैनुल आबदीन में दिखाई देगा आपको, ठीक है। इधर आइए तो अलाउद्दीन खलजी भी ठीक ठाक शासन किया था कहीं से, एमबीटी के भी समय में। तो आपको ये नहीं दिखाई देगा कि हम विदेशी हैं, जनता का शोषण करना हमारा उद्देश्य है। और इसका दुष्परिणाम क्या होता है? उसका दुष्परिणाम यह होता है कि चाहे आप जितना भी अच्छा काम कर लीजिए, आप कभी जुड़ नहीं पाइएगा, आप कभी जुड़ नहीं पाइएगा। ये इंपॉर्टेंट बातें थी। इन लोगों के द्वारा भी यही हुआ। करने को तो सामाजिक सांस्कृतिक हस्तक्षेप इनका राइट था, गुड था, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इन लोगों के द्वारा जो है जो भी किया गया वो उल्टा पड़ा और भारतीय लोग अपने सामाजिक सांस्कृतिक संरचना में बाहरियों का एक हस्तक्षेप समझे। कैसे, इसको देखते हैं। तो इन लोगों के द्वारा समाज सुधार का